अरे निकल निकल शामू, तू बाहर आएगा या मैं अंदर आऊं? जल्दी निकल वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। मुझे मेरे पैसे आज के आज ही चाहिए। ये सुनकर शामू बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी पत्नी से कहता है, सेठ धनीराम आया है। सुनो, रजाई के लिए जो पैसे रखे हैं ना, वो दे दो। नहीं, मैं वो पैसे नहीं दूंगी। 1-1 रुपया जमा करके मैंने रजाई के लिए पैसे जमा किए हैं। ठंड आ रही है, घर में ओढ़ने के लिए एक भी रजाई नहीं है। अगर मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगी तो हम रजाई कैसे खरीदेंगे? मेरी बात मानो, ये पैसे उसे देने दो, वरना वो हमारे घर और खेत को नीलाम कर देगा। मैं रजाई के लिए दूसरा बंदोबस्त कर दूंगा। दूसरा बंदोबस्त? मैं भी तो सुनो कि तुम कौन सा दूसरा बंदोबस्त करोगे। इससे अच्छा तो है कि तुम कोई मजदूरी कर लेते। इस खेत से जो पैसे आते हैं तुम सेठ को दे देते हो। अरे निकल शामू, घर में मुंह छुपाकर बैठा है क्या? चमेली पहले तो थोड़ा मना करती है, लेकिन धनीराम की आवाज सुनकर अलमारी में से पैसे निकालकर शामू को देती है। शामू बाहर आकर वो पैसे बाबूराम को देता है। क्या बस इतने से पैसे? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अभी मेरे पास बस यही पैसे हैं। अभी आप इससे काम चला लीजिए। मैं जब अपने खेत की फसलें काटूंगा तो आपको आपके पूरे पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं कुछ दिन बाद आता हूँ। अगर मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर और खेत को नीलाम कर दूंगा। इतना कहकर बाबूराम वहाँ से चला जाता है। शामू ने अपने खेत को जोतने के लिए बाबूराम से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाबूराम ने उन पैसों पर जबरदस्ती सूद जोड़कर उन पैसों को बढ़ा दिया था। फिर एक दिन ऐसे ही शामू की तबीयत बिगड़ सी जाती है। खेतों से आते ही कहता है, ओह, मुझे कुछ दे दो ओढ़ने के लिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कहाँ से दूं रजाई? जो पैसे रजाई के लिए रखे थे वो तो सेठ को दे दिए। एक फटी हुई चादर थी, वो बच्चों को उड़ा दी। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? बाहर ठंड ने भयंकर रूप धारण कर रखा है और यहाँ हमारे पास ओढ़ने के लिए एक रजाई भी नहीं है। चलो चमेली, एक काम करो, तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। फिर उसे ही जलाकर सेकेंगे, थोड़ी राहत रहेगी। फिर तो कल ही फसल काट बेचूंगा और रजाई कपड़े हम सब कुछ खरीद लेंगे। शामू उस दिन तो लकड़ियां जलाकर सुनहरे कल की उम्मीद में रात काट लेता है, पर सुबह उठते ही देखता है कि तेज बारिश हो रही है और बेहद घबरा जाता है। ठंड के मौसम में बारिश कैसे शुरू हो गई? अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। चिंता मत कीजिए, फसलों को कुछ नहीं होगा। भगवान इतने निर्दयी भी नहीं है। चमेली शामू का हौसला बढ़ा रही थी और यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार ये बारिश 3 दिनों तक ऐसे ही बरसती रही और इस गांव में अपना कहर ढाती रही। तीसरे दिन बारिश बंद हुई। मैं खेत जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ मेरी फसलें खराब हो गई हैं या अब भी ठीक हैं। सुनो जी, मुझे तो नहीं लगता कि फसलें ठीक होंगी। श्यामू घबराते हुए अपने खेत पहुंचता है और उसे जिस चीज का डर था वही हुआ। उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थीं। वो उदास और हताश मन से घर आता है। हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं। अब हम क्या करें? इस ठंड ने तो हम जैसे गरीब लोगों का जीना हराम कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चमेली इतना ही कहती है। तब तक सेठ बाबूराम घर आ जाता है और शामू को बाहर बुलाता है। शामू खाली हाथ घर के बाहर आता है। खाली हाथ हिलाते कहाँ मुंह उठाकर चला आ रहा है? मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। सेठ जी, बारिश की वजह से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। आप थोड़े दिन रुक जाइए, मैं मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए और पैसे नहीं है तो यह घर खाली करो। श्यामू घुटने के बल बैठकर सेठ के पैर पकड़कर रोते हुए उससे थोड़े दिन इंतजार करने की बात कहता है। ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चों का तो ख्याल कीजिए। इतनी कड़ाके की ठंड में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। मुंह उठाकर पैसे तो ले लिए, लेकिन अब पैसे लौटाने के वक्त मौत आ रही है। इतना कहकर बाबूराम धक्के मारकर सबको घर से निकाल देता है।
श्यामू अपने पूरे परिवार के साथ अपने कुछ कपड़े लेकर कहीं रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था। श्यामू अपने पूरे परिवार के साथ भटक रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, ठंड अपना रौद्र रूप धारण कर रही थी। तभी श्यामू अपनी पत्नी चमेली से कहता है, अरे वाह, वहाँ देखो, एक झोपड़ी है। चलो वहीं चलकर किसी से मदद मांगते हैं। श्यामू अपने पूरे परिवार के साथ उस झोपड़ी के बाहर पहुंचता है। अरे कोई है, हमारी मदद कर दो। कुछ देर बीत जाती है, उस झोपड़ी से कोई बाहर नहीं निकलता। कोई है? सुनो, कोई है? हमें मदद की सख्त जरूरत है। हमारी बात सुनो, कोई है तो बाहर निकलो ना। अरे सुनते हो जी, लगता है इस झोपड़ी में कोई भी नहीं, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ खड़े खड़े ठंड में मरने से अच्छा है कि इस झोपड़ी के अंदर ही चले जाते हैं। श्यामू अपने पूरे परिवार के साथ उस झोपड़ी के अंदर जाता है। उस झोपड़ी में कुछ कपड़े टंगे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इस झोपड़ी में कोई रहता हो, लेकिन उस झोपड़ी में कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। ये जिसकी झोपड़ी होगी, वह जब यहाँ आएगा, उसे आते ही हम सब उसे सारी बात बता देंगे। गुड़िया का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मैं यहाँ लकड़ी से कौड़ा जला देती हूँ। हम सभी बैठकर यहाँ हाथ पैर सेक लेते हैं। सभी लोग बैठकर हाथ पैर सेकते हैं। लकड़ियाँ तो खत्म हो रही हैं। मैं बाहर जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। संभाल कर जाना, बाहर बर्फबारी हो रही है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। और तुम भी अपना और गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखना। गुड़िया की तबीयत को बिगड़ने मत देना। इतना कहकर श्यामू लकड़ियां लाने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में श्यामू को एक बूढ़ी औरत गिरी मिलती है। अम्मा, उठो अम्मा, ऐसे रास्ते में इतने ठंड में यहाँ कैसे बेहोश हो गई? उठो अम्मा, चलो मेरे साथ चलो। श्यामू उस बूढ़ी औरत को किसी तरीके से उठाकर उस झोपड़ी में ले आता है। श्यामू अम्मा को बिस्तर पर लेटा देता है। मैं तो लकड़ी ही लेने जा रहा था। रास्ते में ये अम्मा बेहोश गिरी हुई मिली, तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। लगता है ठंड के मारे बेहोश हो गई हैं। आग के पास सुला देते हैं, थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो शायद होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद बरखा को होश आता है। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जिस रास्ते से जा रहा था, आप मुझे वहाँ बेहोश मिले, तो मैं आपको यहाँ ले आया। वो मैं उपले बेच रही थी। ठंड की वजह से मैं बेहोश हो गई। ये मेरी ही कुटिया है। यहाँ तो तुम्हारा पूरा परिवार है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? श्यामू और चमेली मिलकर सारी बातें बरखा को बताते हैं। उसने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों पर तो तरस खाना चाहिए था। तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं है। आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ रहने दिया। सभी लोग साथ में रात गुजारते हैं। फिर सुबह होते ही बारिश थम सी जाती है और बरखा काकी अपने उपलों को टोकरी में लेकर निकलने लगती है। जा रही हूँ मैं, उपले बेच कर आती हूँ। नहीं अम्मा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। आज उपले मैं बेचूंगा। इतना कहकर श्यामू अपने सिर पर उपले की टोकरी रख के गांव में बेचने निकल जाता है। श्यामू गांव-गांव घूमकर सारे उपले बेच देता है, पर कुछ खास कमाई नहीं होती। तो घर आकर और काम करने का फैसला लेता है। यह उपले बेचकर हम सबका खर्च नहीं चलने वाला। मुझे कुछ और भी करना होगा। बेटा, मैं कुछ सुझाव दूं? हाँ अम्मा। उपले के साथ तुम लकड़ियाँ भी बेचो। लकड़ियाँ भी ज्यादा नहीं बिकती माँ जी। दक्षिण दिशा के जंगल के शुरुआती मोड़ पर 2 तरह के वृक्ष हैं। दोनों औषधियों वाले पौधे हैं। तुम एक बार उन दोनों लकड़ियों को मिलाकर बेच कर देखो। वहाँ की लकड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, जरूर बिकेंगी। ठीक है। बरखा के कहने के अनुसार श्यामू दक्षिण दिशा के जंगलों में जाता है। वहाँ बहुत बड़े और लंबे पेड़ थे। श्यामू ने उन पेड़ों से लकड़ी काटी और गांव-गांव जाकर लकड़ी बेचने लगा। कुछ ही देर में सारी लकड़ियाँ बिक गईं। श्यामू घर आया। मैंने सारी लकड़ियाँ बेच दी
और उनमें से जो थोड़ी लकड़ियां बची उन्हें घर लेकर आ गया हूँ। मैं इस लकड़ी को जला देती हूँ, आप हाथ पैर सेक लीजिए। चमेली लकड़ी जलाती है और उन लकड़ियों की गर्माहट इतनी थी कि बाहर से जो ठंडी हवा घर में अंदर आ रही थी वो तुरंत गर्म हो जाती है। अगले दिन शामू फिर से सारी लकड़ियाँ बेचने निकलता है। आज लकड़ी के लिए उसके पास भीड़ लग जाती है। भैया, आपकी लकड़ी बहुत गर्माहट देती है, ये लकड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। हाँ श्यामू, तेरी लकड़ियाँ तो कुछ खास हैं। जलाने के बाद ठंडी नहीं लगती, पूरी रात बिना रजाई के रहा जा सकता है। इस तरीके से आज शामू की लकड़ी चुटकियों में बिक जाती है। शामू आज घर के लिए बहुत सारा राशन ले आता है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज लकड़ियाँ नहीं बेचनी क्या? सारी लकड़ियां बिक गईं। सभी लोग कह रहे थे कि इन लकड़ियों में कोई जादू है, जलाते ही पूरा घर गर्म हवाओं से भर जाता है। उस जंगल में पूर्वजों के जमाने के पेड़ हैं। मेरे पति ने कहा था इन दोनों लकड़ियों को साथ में जलाने से ठंड नहीं लगती है। मेरे पति वैद्य थे। मैं खुद लकड़ियां बेचना चाहती थी, पर बुढ़ापे में लकड़ियां कहाँ काट पाती, इसलिए उपले बेचती थी। पर तुम्हारे लिए यही व्यापार सही है। हाँ अम्मा, अब मैं यही करूँगा। धीरे धीरे शामू लकड़ियां बेचकर बाबू राम के सारे पैसे दे देता है और अपने खेत के साथ साथ अपने घर को भी छुड़वा लेता है और अब अपने परिवार के साथ वापस खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। क्योंकि बरखा काकी ने मुसीबत में शामू का साथ दिया था, तो शामू भी बरखा काकी को नहीं भूलता, अपने साथ अपने घर ले आता है और उनकी खूब सेवा पानी करता है। धीरे धीरे शामू बरखा काकी की बताई हुई यही लकड़ियां बेचकर बहुत अमीर बन जाता है। इस तरीके से ये ठंड शामू को कई अनोखे दिन दिखा जाती है, कभी गरीबी और कभी अमीरी, और हमें ये सीख दे जाती है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए।